नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं सुरेश और प्रिया की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इस कहानी को सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। मैं शाम को जब काम से घर लौटा तो प्रिया ने रो रो कर बुरा हाल करके रखा था। वो बोली कि जीतू बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैंने उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पी के सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। न जाने मैं कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख जीतू के रोने से खुली थी। मैं उठ के बैठ गया तो प्रिया को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो अपने चेहरे पे पड़े हुए कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो इस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि प्रिया को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊं। मगर फिर प्रिया की कही हुई बात आज भी मेरे कान में गूंजने लगी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देख के तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वह तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जीतू मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आ गई थी। वो मुझे और जीतू को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वो भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, प्रिया मुझे ये बताओ, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया है इसे? मैं एक एक बात जानना चाहता हूँ। प्रिया बोली, सुरेश आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी के पहले ही रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्रिया गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली कि सुरेश ये आपका बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, प्रिया मुझे मालूम है कि तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देके बात को दूसरे पर थोपना चाहती हैं, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्रिया रोने लगी और बोली, सुरेश आप मुझ पे यकीन करें, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है। मुझे प्रिया अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसके मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था तो उसका झूठ सुन के तो मैं दंग ही रह गया। प्रिया तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना तुमसे प्यार करता था उतना ही प्यार हमेशा करूंगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। प्रिया रोते हुए बोली कि सुरेश मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा दिमाग घूमने लगा था और मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी दिखने वाली लड़की कितनी चालाक निकली है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वो तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं प्रिया को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान पे जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान की सिर्फ जवाब ही सब कुछ होती है। जब वो अपनी जबान ही कहीं पास ना कर सके तो पीछे बचता ही क्या है। लेकिन जीतू वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तियां याद करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियां इसके साथ दोस्ती रह चुकी थी।
लेकिन असल में वो तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। अब 7-8 सालों से मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि प्रिया सच ही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने प्रिया का सच आ जाएगा मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने प्रिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और सोने के लिए लेट गया था। जीतू सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। 4 घंटा पहले प्रिया ने मुझे झिंझोर कर डाला था। वो गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि ये बेटा आपका है। जब अभी मालूम पड़ ही गया है तो आपसे मुझसे इस तरह से बर्ताव की उम्मीद ही नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा है, मगर आपको उस पे जरा सी भी दया नहीं आई। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो, उसको मेरा सिर मत खाओ। प्रिया बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ। इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैंने उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने उस पे इलाज करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट ही करवा लूं। अगली बार जब प्रिया बोलेगी कि जीतू तुम्हारा बेटा है तो ये उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने प्रिया से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाला था। हम घर पहुंच चुके थे। जीतू के बुखार का जोर अब टूट चुका था। वो सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो ही गई और नए दिन का सूरज निकल गया। सुबह 10 बजे मुझे लैब से कॉल आई कि आपका आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाए। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में अचरज में पड़ गया था। मेरा और जीतू का डीएनए मैच हो गया था। ये तो साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे जगह से उठना भी मुश्किल हो रहा था। जब जरा सा संभला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि प्रिया से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पर पहुंचा तो माँ और प्रिया साथ में बैठ के किसी के बारे में बात कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वो रिपोर्ट प्रिया के मुंह पर दे मारी थी और मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि जीतू मेरा ही बेटा है। अब तुम ही बताओ कि ये सब क्या है, कैसे है? मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? माँ बोली, सुरेश, ये रिपोर्ट सच है। तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला कि आप भी इसके साथ इसकी झूठ में शामिल हैं। मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगी थी और मैं चक्कर से नीचे गिर गया था। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं सोती जागती तकलीफ में था। जैसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई तेज तरार तड़क मेरे गाड़ी से टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी प्रिया खड़ी थी और कह रही थी कि मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी। सामने प्रिया और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि प्रिया तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर प्रिया पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आहत में बहुत खुश रहने लगे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 9 महीने एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम प्रिया को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब प्रिया को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। उसके लिए ये मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वो पेट से थी। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था
और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक ना होती। इसलिए मैंने प्रिया को उसके मायके भेज दिया था। तुम्हें हर रोज यादाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ एक कहकर खिलाती थी कि तुम्हारी गुर्दे में तकलीफ है। हालांकि तुम तो बहुत बिल्कुल ही ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मुकेश की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हें टालती रही और फिर सोच विचार के गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर प्रिया को मैं दोबारा दुल्हन बना के लाई। और फिर प्रिया ने मुझे वो सारी फोटोज और वीडियोज दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। यह सब सच्चाई जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैंने अपने बेटे जीतू और अपनी पत्नी प्रिया को गले से लगा लिया और मैंने बोला कि प्रिया मुझे माफ कर दो। मैं सच नहीं जानता था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत भला बुरा बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो। तब प्रिया ने बोला कि नहीं सुरेश, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो जानबूझकर बच्चे का चेहरा नहीं देखने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। इसलिए मैं आपको सच नहीं बता रही थी, क्योंकि मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती थी। भगवान की कृपा थी कि आप एक्सीडेंट के बाद भी बच गए और इसलिए मैं बच्चे का चेहरा छुपा कर ही रखती थी ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब आपको सच का पता चल गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब प्रिया और सुरेश और उसका बेटा जीतू सब साथ में बहुत ही अच्छे से खुश रहने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।